आज इस क्लास में लोकतंत्र का कैसे इवोल्यूशन हुआ, मतलब जिससे मैं आज देख पा रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र का जो नमूना है और मॉडल है। क्या ये अचानक ये स्थिति इस स्थिति में आ पहुंची, या एक क्रमिक विकास का नतीजा है ना? तो आज का जो टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र का क्रमिक विकास, वो अचानक आया या कितने स्टेज को क्रॉस किया, ये इन सारे मुद्दों पे डिस्कशन होगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और भी जानना जरूरी है। जैसा मैंने कल सॉरी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। वन इज डायरेक्ट एंड second is indirect, and indirect democracy is also called representative democracy. बट ये बहुत ही ब्रॉड टाइप से, बट इसके अलावा बहुत सारे टाइप से डेमोक्रेसी का। प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, देन पीपल्स डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, मीन्स नंबर ऑफ यू कैन सी कि इतने टाइप्स हैं। यार इतने टाइप्स क्यों हैं? लेकिन बात आती है कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक नेचर है वो क्या है। तो डेमोक्रेसी का जो बेसिक नेचर है वो है कि डिसीजन कैसे लिए जाए, डेमोक्रेसी क्या देगा किसी को। तो सबसे पहली बात मैंने जब बताया फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, तो प्रीवियस क्लास में मैंने दो तरह की डेमोक्रेसी की चर्चा की है। तो वो दो तरह की डेमोक्रेसी में जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी लिमिटेड जगह पे है, और कहीं है भी तो बहुत डिफरेंट फॉर्म में है। लेकिन एंशियंट ग्रीस में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता था, 5th and 4th सेंचुरी बीसी में। और वहां जिस पैटर्न का डेमोक्रेसी था वो बहुत कम पॉपुलेशन में, जैसे आप सब लोग पढ़े होंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग असाइनमेंट लिखे, मैं देख रहा था। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में आप स्विट्जरलैंड के बारे में लिखा है और पंचायती राज के बारे में लिखा है, उसमें आपने क्या समझा? कौन बताएंगे 2 से 3 लाइन में? कोई भी एक व्यक्ति। सर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वहाँ पे सभी जनता आकर निर्णय लेती है कि कौन सरकार बनेगा, कौन हमारा राज्य चलाएगा। तो सभी जनता आकर उसमें ये सपोर्ट करती है, निर्णय लेती है। लेकिन सर उसमें कुछ चुनौती भी है कि जैसे कि कोई बड़ा निर्णय लेना, तो उसमें जनता उतने अच्छे से उनको नहीं कर पाती, इसलिए उसकी चुनौतियां भी बहुत हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड में था, तो वहाँ दो चार टूल भी, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, ये सारी चीजें थी, है ना? तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये आपने देखा कि सभी जनता एक जगह बड़े ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद डिसीजन लेते हैं कि कौन सा चीज पे डिसीजन लेके काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मोटा मोटी ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का करंट एग्जाम्पल है। वैसे ही मैंने बताया कि पंचायतों में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखी जा सकती है ना? तो ये जो पंचायत वाली डेमोक्रेसी में ग्राम सभा होती है, तो ऐसे अगर मैं पूछूं कि भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी कितने हैं, तो कौन बताएंगे? सर एक आप बताए थे ग्राम सभा हो गया, हम्म। और पंचायत तो वोट देकर ही मुखिया ठीक चुना है, जाता मेरा है। बस ये थोड़ा सवाल को ट्विस्ट किया। प्रैक्टिकली नेचर वाइज या टाइप वाइज एक ही डेमोक्रेसी जो पंचायतों में है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बट भारत में इतने पंचायत हैं, हजारों पंचायत हैं, तो उन सारे पंचायतों में सब जगह एक छोटा छोटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मैं ये कहना चाहता था, है ना?
तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये बहुत मिलता जुलता है एंशियंट ग्रीस की डेमोक्रेसी से, एंशियंट ग्रीस की डेमोक्रेसी से। लेकिन एंशियंट ग्रीस की जो डेमोक्रेसी है, जो एथेंस भी बोलते हैं, एथेंस, विशेष रूप से एथेंस में ये एग्जिस्ट करता था 5th and 4th सेंचुरी बीसी में। वो डेमोक्रेसी और अभी के डेमोक्रेसी में कोई एक अंतर कोई बताएंगे? कोई भी एक विद्यार्थी एक अंतर बताएं। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा। मैंने ये बोला कि प्राचीन एंशियंट ग्रीस, स्पेशली एथेंस में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, 5th and 4th बीसी में, उस समय जिस तरह से डेमोक्रेसी फंक्शन करती थी, और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल, एक नमूना, एक मॉडल था, और वर्तमान में स्विट्जरलैंड और इंडिया के पंचायतों में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो मॉडल है या जो प्रैक्टिस हो रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है? सर जो उस टाइम की जो डेमोक्रेसी थी ना, उसमें गुलाम और ये सब भाग नहीं ले सकते थे सरकार चुनने में। और स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें तो जनता ही मतलब बनाती थी कि कौन सरकार बनेगा। और जो हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, इसमें तो वोट देकर ही सरकार बनती है। ओके, मीन्स बहुत सेम सवाल मैं पूछना चाह रहा था जिसका जवाब दिया। कहने का तात्पर्य कि पंचायतों में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ग्राम सभा है या मुखिया है या सरपंच है, ये किसी महिला विशेष, गुलाम, गरीब या वंचित को वोट देने और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होने से नहीं रोकता है। ये सबको समाहित करता है, जो कि एंशियंट ग्रीस, एथेंस में ऐसा नहीं था। वहां महिलाओं को बाहर रखा गया था, गुलामों को बाहर रखा गया था, और जो एलियंस थे उनको बाहर रखा गया था। बट वर्तमान के जितने भी डायरेक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जितने भी प्रतिमान है या जहां जहां फंक्शन कर रहा है, वहां ये चीज नहीं है। और तो और 2010 से मध्य प्रदेश और बिहार में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% सीट आरक्षित है कि नहीं ऐसा? यस सर। यस सर। हाँ, तो यस सर। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि ये सारी चीजें हैं, और उस समय की जो चल रही लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसको वो लोकतंत्र बोल रहे थे एंशियंट ग्रीस वाला, उनसे ये बेहतर है, उनसे ये बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारे लोग एक्सक्लूडेड थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं, अभी की जो वर्तमान में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो नमूने हैं, वो इनसे अलग है। तो यही कारण है कि द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी में सीवी मैकफर्सन ने साफ साफ कहा है कि 18वीं शताब्दी तक, मीन्स टिल 18th century, the system which has been called as democracy, in few cases, and most of the government or types of government in Western world was by and large नॉन डेमोक्रेटिक। कहने का मतलब ये है कि 18वीं शताब्दी तक, 18th सेंचुरी तक, जितने भी वेस्ट में बोलते हैं ना कि मेरे यहाँ डेमोक्रेसी है या इस तरह की सरकार है, उस तरह की सरकार है, वो सारे नॉन डेमोक्रेटिक थे। क्योंकि उसमें मतलब लार्ज स्केल पे सबका इंक्लूजन नहीं था और सबका पार्टिसिपेशन नहीं था। तो आपको क्या लगता है, जो वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र है, या अमेरिका में जो लोकतंत्र है, या ब्रिटेन में लोकतंत्र है, ये तो लोकतंत्र है, और भी जगह लोकतंत्र है, ये अचानक इस स्थिति में नहीं आई। ये एक लंबा अरसा लगा, तब जाके इस स्थिति में आई। और अगर हम बात करें कि इस स्थिति में पहुंचने तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए और वो डेवलपमेंट का कारण क्या रहा, तो आप क्या समझ पाएंगे कि बहुत सारे मूवमेंट हुए। मूवमेंट के बाद ये सारी चीजें बदलती चली गई, और मीन्स ये माना जाने लगा
कि हम जो भी चीजें करेंगे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसा कि मैं पिछला क्लास में बताया था, कहीं भी डेमोक्रेसी है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सर सबसे पहले तो वहाँ जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वो सभी लोग वोट करेंगे। हम्म। और उसमें सभी लोग को वोट करना होगा, जैसे कि आप बताए थे कि लोकतंत्र वंचित और गरीबों लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन प्रणाली है। हम्म। तो उसमें सभी लोग वोट करेंगे, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी लोग। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम जैसे ही बात करते हैं कि डेमोक्रेसी तब एग्जिस्ट कर सकता है, तब परसिस्ट कर सकता है, जब सबको बराबर राइट, जैसे जो बहुत की मतलब सिंपल डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, या ऑफ द पीपल, फॉर यस। द पीपल, बाय द पीपल, कहीं भी कर दीजिए, मीनिंग में कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो ये तब है ना जनता का शासन, जब जनता बराबर हो। पता चला मेरे वोट का वैल्यू ज्यादा हो जाए, किसी गरीब के वोट का वैल्यू कम हो जाए, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी मतलब यस। इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स, जब राइट इक्वल हो जाएंगे तभी तो सब। अगर मैं बोल दूं कि मैं वोट दे सकता हूं, आप वोट नहीं दे सकते हो, तो ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। यहाँ एक व्यक्ति को अधिकार है, दूसरा तो मतलब यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत राइट से होती है, और राइट के बाद इक्वल राइट से होती है, और फर्दर इक्वलिटी को बढ़ाने से होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम बार बार बताएंगे ना कि कैसे एंशियंट ग्रीस और एथेंस वाला डेमोक्रेसी आज के फेज में कैसे पहुंचा, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं इंडियन डेमोक्रेसी को भी देना चाहूंगा। क्योंकि जैसा मैं बताया था पिछले क्लास में भी, कि भारत के महाजनपद काल में भी अ, बिहार में ही एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता था। तो वो क्या था, कैसे था, इसको भी समझना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं, ये सारे जो महाजनपद लगभग 6th सेंचुरी BC के आसपास का समय था, जहाँ पे एक रिपब्लिक वैशाली, जो महाजन वैशाली जो रीजन है बिहार का, वहाँ इस तरह का रिपब्लिकन फॉर्म वाला व्यवस्था देखी गई थी। तो इससे ये हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ये सारी चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड में भी था, जैसे संघ, गण, पंचायत, मिला जुला के ये एक तरह से रिपब्लिकन नेचर का था। एंशियंट इंडिया में रिपब्लिकन नेचर का था। और उसी के लगभग कुछ मतलब 100 वर्ष बाद और 150 वर्ष बाद एंशियंट ग्रीस में भी था। और जिसमें आपने देखा कि किस तरह से वो एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब कि वो तभी आप सिटीजन है, सिटीजन मीन्स आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा पॉलिटिकल एक्टिविटी में, ये सारी चीजें थी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या भारत के मिडिल एज में भी ऐसी चीजें थी, तो थी। मिडिल एज में भी ऐसी चीजें देखी गई। जैसे वेस्ट बंगाल, बंगाल जो भी बोलते हैं, वहां भी गोपाला टाइप के करके एक फॉर्म था, जहाँ इलेक्शन होता था। फिर तो इससे साफ पता चलता, फिर जापान में भी 6th सेंचुरी AD में ऑटोनॉमस मर्चेंट था, है ना, जहां भी थोड़ा सा लोकतांत्रिक स्वरूप पाए गए। तो इस प्रकार मैं ये बोलूं कि सिर्फ ये एथेंस क्रेडिट लेते रहे कि मैं आई एम द एथेंस इज द एन ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो इट्स नॉट completely ट्रू। पैरेलली across the world such forms of government have been seen, जैसा मैंने इंडिया बिहार में बताया, बंगाल में बताया मेडिवल फीस में, फिर जापान में बताया, है ना, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ना होगा कि क्या जो हम जैसा मैकफर्सन, CB मैकफर्सन का लाइन है कि ये बाई एंड लार्ज 18वीं शताब्दी तक जो जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थे, जितनी भी सरकारें थी, वो मिला जुला के क्या थी, अनडेमोक्रेटिक ही थी। मीन्स वहां कहने के लिए बोल रहा होगा कि ऐसी इनको ये स्वतंत्रता है, ये समानता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड लोगों तक ही सीमित था।
फुल फ्लेज डेमोक्रेसी, जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा, यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज या फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या है, कौन बताएंगे? यूनिवर्सल सफरेज या फ्रेंचाइज, इसका हिंदी अनुवाद है मीन्स सर्वाधिकार, मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार। तो ये जो आज का कंडीशन, जैसे अगर इंडिया इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री बना, सबको वोट देने का अधिकार दे दिया गया। जैसा मैं बार बार बताता हूँ, अगर माउंटेन मैन वाला मूवी देखे होंगे जो दशरथ मांझी के ऊपर बना हुआ, तो मूवी की शुरुआत में ही गाना है, सब बराबर सब बराबर। और ये बोलने का मतलब ही है कि सबको वोट देने का अधिकार मिल गया। और उस समय तक बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश थे जो कहने वाले थे कि लोकतांत्रिक देश है, वहां भी महिलाओं और वंचितों को पूर्ण रूप से वोटिंग राइट्स नहीं था। तो इंडियन डेमोक्रेसी का ये फीचर है कि सिंस इंसेप्शन यूनिवर्सल सफरेज है। ठीक है, लेकिन इसके पहले के बैकग्राउंड को समझना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी लिटरेचर के हिसाब से, राइटिंग के हिसाब से एथेंस को मानते हैं, लेकिन अगर सिस्टमेटिकली डेमोक्रेसी के डेवलप होने के सेंस में देखा जाए तो वो स्थान इंग्लैंड है, जहां डे बाय डे वो चेंजेस आया और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म लेते चला गया। जैसे अगर मैं बात करूं मैग्ना कार्टा, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा लिखा गया। और वहां कौन लिखा? वहां लिखने वाले लोग राजा की शक्तियों को, किंग के पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया। और वहीं से देखा जाए तो इंग्लैंड में डेमोक्रेसी इवॉल्व होते गया और जो आज की स्थिति में पहुंच गया। तो इस प्रकार ये कह देना कि लोकतंत्र एक दिन में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र आने में बरसों लग गए। मैग्ना कार्टा 1215 में आया, फिर जाके बहुत सारे चेंजेस हुए, तब जाके 1776 में उधर अमेरिका में जाके स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल लड़े गए, तब जाके वो इंडिपेंडेंट हुआ और फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना। और फिर 1950s के आसपास बहुत सारे कॉलोनीज जहाँ पे अंग्रेज शासन कर रहे थे, वो डीकोलोनाइज हुआ। और तब कुछ लोग डेमोक्रेसी और जो जैसा मर्जी था, लेकिन उससे बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री बने। तो 1215 से लेके आज तक कैसे वो चेंजेस आए वो भी समझना है। जैसे मैग्ना कार्टा के थ्रू राजा, एक व्यक्ति के शक्तियों को नियंत्रित किया गया, तो ये साफ पता चल रहा है ये जो नियंत्रण है ये क्यों हुआ। इस नियंत्रण से पता चलता कि अब एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, धीरे 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 उसकी शक्तियां कम की जाएगी और जनता को शक्ति मिलती चली जाएगी। या एक तरह से सबके बातों को ध्यान में रखकर ये कार्य होगा। तो अभी तक ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब देखिए, जब भी मैं बार बार कहता हूँ चेंज, जैसे अगर मैं एरिस्टोटल के वर्ड में बोलूं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या व्हाट इज रिवॉल्यूशन, नहीं, पहले ये समझते हैं एरिस्टोटल के शब्दों में, अरस्तु के शब्दों में, कि रिवॉल्यूशन क्या है। अरस्तु बहुत डिफरेंटली बात करता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्रांति क्या है, तो क्या बोलेंगे आप लोगों से? मैं पूछना चाहता हूं कि क्रांति क्या है, कौन बताएंगे? सर क्रांति मतलब तो लड़ाई होता है ना। क्या क्या लड़ाई? हाँ बोलिए जो यस जान। सर, क्रांति। जी जी बताइए। सर ऐसा सुनने को आता है ना कि ये दोनों के देश में क्रांति हो गया था। ओके ओके, बोलिए बोलिए, ठीक है, सबके अपने अपने मायने, आप बोलिए अपने शब्द में या अपनी समझ से। सर जो हिंसा का रूप ले ले वही क्रांति है। ओके, और? ठीक। देखिए, क्रांति का जो बहुत ही रूट मीनिंग है और बहुत एक्यूरेट मीनिंग, वो चेंज है, बदलाव से, है ना।
मीन्स इफ देर इज ए चेंज इन एनी पॉलिटिकल सिस्टम पर दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिवॉल्यूशन। तो इसी सेंस में बात करते हैं एरिस्टोटल। और वो संविधान में संशोधन को भी क्रांति मानते हैं, रिवॉल्यूशन मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो राजा है या रूलर क्लास या रूलिंग क्लास है या जो भी व्यक्ति जिसके हाथ में राजनीतिक शक्तियां समाहित है, उसको ये चीजें समझ में आ जाता है कि अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे और मारकाट और वायलेंस कर देंगे। तो उनकी मनोवृत्ति, उनकी साइकोलॉजी को हमको पहले ही समझ लेना होगा। उनकी साइकोलॉजी को हमको पहले ही समझ लेना होगा और उनकी मांग क्या है, उस मांग के अनुरूप जो संविधान है या जो कानून है उसमें परिवर्तन कर दिया जाए। तो इससे क्या हो जाएगा कि रिवॉल्यूशन के चांसेस, मतलब वो उनके द्वारा जो एक्शन है वो कम हो जाएंगे या नहीं होगा जब हम उनकी मांगों को संविधान कानून में ला देंगे। समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है। तो अब बात आती है कि मॉडर्न फेज आने के बाद, जैसे 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, इन सारे ये मैं अभी वेस्टर्न वर्ल्ड का ही बात कर रहा हूँ, यूरोप, मोटा मोटी बाई एंड लार्ज यूरोप की ही बात कर रहा हूँ। तो तीन मेजर इवेंट माने जाते हैं और हिस्टोरिकल मूवमेंट माने जाते हैं जो डेमोक्रेसी को आज की स्थिति में लाने के लिए जिम्मेवार है। और वो जो तीन ऐतिहासिक जो क्रांतियां हैं, जो मूवमेंट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो है, या आंदोलन की बात करूं तो वो है रिनेसा, रिफॉर्मेशन और इनलाइटमेंट। इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है लोकतांत्रिक लोकतंत्र के क्रमिक विकास में, इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी में। अगर मैं बात करूं 14th सेंचुरी के पुनर्जागरण या रिनेसा को हिंदी में पुनर्जागरण बोलते हैं, तो उसमें बहुत तरह की मांग शुरू होने लगी। जैसे ये इटली में आ, इसकी शुरुआत हुई और फिर से जागो, मतलब उनके जो पुराना इतिहास था उसमें क्या अच्छाई थी उसको कैसे अभी अमल में लाया जाए और फिर से एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जाए, ये सारी मांगे। फिर रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार की मांग था, क्योंकि ये माना जाता था कि जितने भी पुरोहित थे, जितने भी प्रिस्ट क्लास थे, जितने भी पोप थे या जितने भी क्लर्जी थे, वो सारे मतलब धार्मिक नेता या धार्मिक गुरु या धर्म गुरु वही अपने हाथों में सारी शक्तियां समाहित रखा था। तो कैसे उनके इस कंट्रोल को कम किया जाए? तो इस कंट्रोल को कम करने के लिए बहुत सारे चेंजेस हुए धर्म की। अब पादरी का काम यहीं तक है, धर्मगुरु का काम यहीं तक है, राजा का काम ऐसे है। तो धीरे धीरे पहले तो राजा और धर्मगुरु के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजोल्व हुआ और उसमें सेपरेशन हुआ कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। फिर राजनीति में जैसे राजा या जो रूलर है उनकी शक्तियां कम की गई। फिर धीरे धीरे बोला ठीक है, सिटीजन को भी कुछ चीजें मिलनी चाहिए, उनको भी चीजें दी जानी चाहिए। जैसे इनलाइटमेंट फेज में ये माना जाता है कि बहुत सारे बड़े बड़े विचारक उत्पन्न हुए और वो विचारक मानव को केंद्र में रखकर बातें करना शुरू कर दी। ह्यूमन को सेंटर में रख के बात करने चाहिए, जिसमें वो इंडिविजुअल राइट, लिबर्टी की बात करने लगे। और फिर अगर मैं बात करूं तो यहीं से शुरू होता है उदारवाद विचारधारा की शुरुआत, मीन्स द बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। और जैसे हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो जॉन लॉक आ जाता है, और जॉन लॉक, जे एस मिल, ये सारे लोग लिबरल या आइडियल लिबरल या लिबरलिज्म के बहुत बड़े एडवोकेट और थिंकर माने जाते हैं। और जैसे लिबरलिज्म आता है तो लिबरलिज्म का साफ साफ मतलब है कि वो व्यक्ति को केंद्र में रखेगा, व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति करना ही मेन मोटो है। तो और अगर मैं बोलूं लिबरल डेमोक्रेसी, एक शब्द इस्तेमाल होता है लिबरल, जैसे मैं अभी बताया कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लिबरल, पीपल्स,
डिस्कर्सिव, डेलिब्रेटिव, ना जाने कितने तरह की डेमोक्रेसी है। तो उसी में एक है लिबरल डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी में व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है। तो अभी तक ये चीजें समझ में आई आप लोगों को या नहीं? यस सर। ठीक है। तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए आया था अचानक, सबको लगता हो कि अरे अभी जो हम डेमोक्रेसी वोट देने का अधिकार मिला हुआ ये बहुत आसानी से मिल गया। ऐसा नहीं है। महिलाएं तो बहुत स्ट्रगल की है, बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट चले, तब जाकर उनको ये सारी चीजें अधिकार आज मिले हैं। और रिजर्वेशन, ये सारी चीजें की बात की जा रही। अदरवाइज स्थिति तो ये थी कि जैसे अगर मैं बात करूं रूसो की, तो रूसो और ये रूसो बिल्कुल उसी के जैसा था, अरिस्टोटल के जैसा। वो महिलाओं को घर गृहस्थी और सिर्फ सेक्सुअल प्रोडक्शन और सेक्सुअल एक्टिविटी और घर को मैनेज करने तक ही मानता था। तो ये तो बहुत ही डेंजरस थिंकिंग थी। और उसने आइडिया ऑफ जनरल विल की बात की थी। तो अगर मैं बात करूं कि जनरल विल क्या है, उसी को वो डेमोक्रेसी कहता है। जनरल विल कोई बता सकते हैं, जानते हैं सामान्य इच्छा क्या है? जनरल विल। क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक थिंकर है रूसो, जिसमें वो आइडिया ऑफ जनरल विल देता है। तो जनरल विल बताएंगे क्या है? किसी को पता है? ठीक है। जनरल विल कहने का मतलब है, हिंदी अनुवाद सामान्य इच्छा। जैसे आप, मेरी भी कुछ इच्छा है, इंटरेस्ट है, वैसे सबके दुनिया में इस इंडिया में सबके सभी सिटीजन के अपने अपने इंटरेस्ट है। तो ये सेल्फ इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ा हुआ। तो अगर हम जितने भी व्यक्ति के इंटरेस्ट है उसमें से सेल्फिश वाला, सेल्फ कंटेंट, सेल्फ इंटरेस्ट कंटेंट को हटा के और तब उन सभी व्यक्तियों सिटीजन के इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए, तो वो बनेगा जनरल विल। और जनरल विल एक ऐसा, जनरल विल पे जो कानून बनेगा वो सबके लिए है, और सब उसको फॉलो करेंगे। और जब सब उसको फॉलो करेंगे ना, तो सब फ्री होंगे। और ये फ्री का कंडीशन ही डेमोक्रेसी है रूसो के हिसाब से। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे अच्छा क्या ठीक है, है? मैं कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। यस। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो रूसो है वो जनरल विल को डिफाइन करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि जनरल विल है क्या। तो सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं, सबके अपने, मेरे सबके कुछ ना कुछ पक्का इंटरेस्ट है। तो अगर मैं हर जितने भी व्यक्ति एक देश में, उसके सेल्फिश इंटरेस्ट को हटा दिया जाए, सेल्फिश इंटरेस्ट को खत्म कर दिया जाए, और फिर जो उसका इंटरेस्ट बचता है, और ऐसे जितने भी सिटीजन है सबके इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए, सेल्फ वाला, सेल्फिश वाला, स्वार्थ वाला हित को हटा के उनके सारे हितों को जोड़ दिया जाए, तो ये सामान्य हित या सामान्य इच्छा बनेगा। और इसको इंग्लिश में जनरल विल बोलते हैं। और इस जनरल विल के आधार पर जो कानून बनेगा, उस कानून को सभी फॉलो करेंगे। और ये सब फॉलो करेंगे तो सबका हित भी सधेगा, और बोला जाए कि वो स्वतंत्र हैं, वो फ्री हैं। और ऐसे फ्री सिटीजन के ग्रुप जो जनरल विल पे आधारित हैं, उसको बोलेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था या डेमोक्रेसी, उनके हिसाब से। लेकिन उनके इस डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल साइंस के एकेडमिक वर्ल्ड में पॉपुलर डेमोक्रेसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉपुलर डेमोक्रेसी। समझे? यस यस सर। सर। और यस। यहीं से अगर मैं फिर और एक चीज एक्सप्लेन यहाँ करूं, कि पॉपुलर डेमोक्रेसी ये हो गया। तो अभी आपने सुना होगा कि नेता वही होगा जो पॉपुलर होगा, डेमोक्रेसी में नेता वही होगा जो पॉपुलर होगा। तो आपने देखा होगा कि महाभारत वगैरह देखे होंगे ना। तो एक जगह एक प्रसंग आता है, जहाँ धृतराष्ट्र की वाइफ का नाम मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक युधिष्ठिर के चाची या मौसी युधिष्ठिर से ये बोलते हैं
कि तुम तो प्रसिद्ध हो, और राजपाट के मामले में जो प्रसिद्ध है उसको क्या दिक्कत है? वो तो वो तो पक्का राजा बनेगा ही बनेगा। सब चीज, सब लोग, जनता उनके बातों को मानेंगे ही मानेंगे। तो मोटा मोटी यही चीज डेमोक्रेसी में भी है। अगर कोई व्यक्ति पॉपुलर है, जैसे आप देखते नहीं कि कोई व्यक्ति पॉपुलर होता नहीं है और नेता उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलर है तो उसको लोग ज्यादा जानेंगे और वोट देंगे। जैसे आप देखते होंगे कि मीडिया दिन रात एक पर्टिकुलर नेता को ही दिखाते रहेगा, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। तो मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया हाउसेस को खरीद लेना एक तरह से लोकतंत्र को दबोचने जैसा है। लेकिन पॉपुलैरिटी फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना प्रसिद्धि के लोकतंत्र में कोई नेता नहीं बन पाता है। या अगर दूसरा आधार बोले तो बिना पॉपुलर वोट के कोई नेता नहीं हो सकता है। अगर मेजॉरिटी वोट आपके पास है तभी आप जाके लोकतंत्र में शासक बन सकते हो, नेता बन सकते हो, लीडर बन सकते हो। लेकिन डेमोक्रेसी की एक विडंबना है कि जैसे अगर हम बात करें ग्राम सभा में, तो मोटा मोटी ये बहुत आसान चीज है। स्विट्जरलैंड में भी आसान है, लेकिन फिर भी वहां मेजोरिटी की बात होती है। लेकिन मेजोरिटी क्या करता है? माइनॉरिटी को क्रश करता है। लेकिन डेमोक्रेसी तब सक्सेसफुल माना जाता है जब मेजोरिटी माइनॉरिटी का भी इंटरेस्ट ध्यान में रखे, जो जनरली नहीं होता है। जैसे इंडिया में अभी देख लीजिए कि मेजोरिटेरियन जो हिंदू पॉपुलेशन है, मुस्लिमों को हर जगह एक ही लाइन में कि ये जिहादी है, ये है, इससे खतरा है। तो ये सारी चीजें एक तरह से अच्छा नहीं है। सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम नहीं है, माइनॉरिटी और भी लोग हैं। माइनॉरिटी क्रिश्चियन भी है, बुद्धिस्ट भी है, सिख भी है, बहुत सारे माइनॉरिटी हैं। तो अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है तो सबके व्यूज को रखा जाना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2930 में उनका एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट प्रोटेक्टेड है। तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे कोर्ट पेटिशन डाला गया कि ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी रहेगा या इनका स्टेटस छीन लिया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इनका माइनॉरिटी का स्टेटस बरकरार रहेगा। तो एक तरह से ये लोकतंत्र की बहाली है। क्योंकि अगर कोई समूह, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज, मतलब विचारों का विविध होना, कि आपका विचार कुछ है, मेरा विचार कुछ है, औरों का विचार कुछ है। तो ये सारे व्यूज अलग अलग होंगे फिर भी साथ रहना ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर ये नहीं है तो वो लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि जैसे डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी धारणा है कि ठीक है, आप, मैं कुछ भी बोलूं, आप कुछ भी बोलो, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। देयर विल बी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल, बट इट डजंट मीन दैट despite having diversified view, all the people cannot live together। अगर आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं फिर भी आप एक साथ रहेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो अभी तक जो चीजें मैंने बताया समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गई। ठीक है, तो मैं जो पॉपुलर डेमोक्रेसी और जनरल विल ये सारी बात बताया, और लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मेजोरिटी में होना। और उससे भी पहले क्या है? सब बराबर होना, सबको इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी होना, चुनाव लड़ने से लेके वोट देने तक का। और फ्रीडम ऑफ वॉइस होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ अपनी बातों को रखने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर उनकी बात और जो मेजोरिटी, बहुमत लोगों के बातों से अलग है, तब भी उनके साथ इनको एकोमोडेट किया जाना चाहिए, ना कि उनको अलग थलग कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये लोकतंत्र के मूल आधार थे। और वर्तमान का लोकतंत्र, अभी का जो लोकतंत्र है, आने में बहुत टाइम लग गया। इसके बहुत सारे मतलब टाइम लगे हैं, अचानक नहीं हुआ। मैग्ना कार्टा और न जाने क्या क्या हुआ, तब जाके वर्तमान स्थिति में लोकतंत्र पहुंचा। तो ठीक है, लोकतंत्र के और भी जो एस्पेक्ट्स हैं और जो डिफरेंट टाइप्स है डेमोक्रेसी का, उस पे मैं चर्चा अगले क्लास में करूंगा। अगर कोई डाउट है तो कृपया पूछ लें।
सर जो टेस्ट था ना तो उसमें से मेरे से 10 में से 9 ही बन पाया। एक बस। क्वेश्चन है हाँ बोलिए। ये कि हु सेड पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ द स्टेट। तो सर इसका मतलब ओके, क्या हो ये गया? क्या बोल रहा है ना, गार्नर का लाइन है। गार्नर बोलता है कि हाँ। राजनीतिक विज्ञान राज्य से शुरू होता है और राज्य पे ही खत्म होता है। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में वो राज्य के बारे में ही सब कुछ बताया जाता था। सब कुछ क्या होता था कि राज्य ही है। मतलब वो व्यक्तियों को केंद्र में नहीं रखता था, राज्य का एक्सप्लेन करना, राजा कैसा था, राज्य कैसा था, बस। राज से शुरू, राज्य से खत्म, कहने का मतलब ये है। ये गार्नर बोला है। ठीक है सर। ठीक। चलिए थैंक यू सर। ओके। क्लास, अगर किसी की कोई डाउट नहीं है तो क्लास यहीं समाप्त होता है।